डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को आरंभ करते हुए कहा था, ये जीवन एक परीक्षा है, इससे घबराना नहीं। उनकी कहानी परीक्षा इसी बात का संदेश देती है। उसमें संघर्ष है, जिजीविषा है, यथार्थ है और न टूटने का एक दृढ़ संकल्प है। आज दिन प्रतिदिन कोई ना कोई समाचार हमें मिल ही जाता है कि परीक्षा के दबाव में, संघर्षों में आत्महत्या कर ली। डॉक्टर निशंक का नायक, डॉक्टर निशंक की कल्पना, डॉक्टर निशंक का यथार्थ इस बात के लिए प्रेरित करता है कि परीक्षा में टूटना नहीं, घबराना नहीं। तो आइए आज सुनते हैं उनकी कहानी परीक्षा। प्रदीप ने जब बीए फाइनल में पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए तो पूरे इलाके में इस बात की चर्चा हो गई कि देखो, बसंतु के बेटे ने क्या कमाल कर दिखाया। कहते हैं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। बीए करने के बाद प्रदीप ने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी का मन बनाया था, लेकिन पिता बसंतु लाल की बीमारी ने उसके सपनों को जैसे ग्रहण लगा दिया। गांव के खेतों को एक एक कर गिरवी रख बसंतु ने किसी तरह प्रदीप के बीए तक का खर्चा तो वहन कर लिया, किंतु अब इलाहाबाद आईएएस कोचिंग के लिए कहां से पैसों की व्यवस्था हो पाएगी। सोच में डूबा अशक्त व बीमार बसंतु मन ही मन टूट चुका था। गांव में खेती बाड़ी के काम के अलावा बसंतु लाल मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपने घर परिवार का बोझ उठा रहा था। परंतु इस साल गर्मियों में अचानक उल्टी दस्त के बाद बसंतु ने चारपाई पकड़ ली थी। एक बार चारपाई क्या पकड़ी कि वह फिर खड़ा ही नहीं हो पाया। गांव के आसपास न तो कोई अस्पताल था, न ही कोई डॉक्टर। पास के गांव से वैद्य जी को बुलवाकर दिखाया तो बसंतु की हालत देख वैद्य जी ने तुरंत सतपुली अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने की सलाह दी। दूसरी सुबह प्रदीप गांव वालों के साथ पिता को चारपाई पर रख 7-8 मील दूर सतपुली अस्पताल ले गया तो पता चला कि आज तो कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। एक तो मीटिंग के लिए आज सुबह ही पौड़ी गए हैं, जबकि दूसरा पिछले 8-10 दिन से अस्पताल में है ही नहीं, अपने घर मेरठ गया हुआ है। डॉक्टर के नाम पर आज तो अस्पताल में एक वार्ड बॉय और एक सफाई कर्मी ही उपलब्ध था। इस तपती दोपहरी में 7-8 मील दूर से चारपाई पर लेटे लेटे बसंतु की स्थिति और भी बिगड़ गई थी। प्रदीप ने पिता को चारपाई से उठाकर अस्पताल के बाहर पेड़ के नीचे लगे बेंच पर लेटाया और पास में लगे नल से पानी लाकर पिलाया तो बसंतु की सांस में सांस आई। प्रदीप ने बसंतु के साथ अस्पताल के बरामदे में ही लेटकर रात व्यतीत कर दी। अगले सुबह डॉक्टर को दिखाया तो बसंतु की चलती थमती सांसें देखते ही डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और बोला, इसकी बीमारी तो पकड़ में ही नहीं आ रही है, कोटद्वार अथवा देहरादून के किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर दिखाओ। डॉक्टर के मुंह से ऐसा सुन प्रदीप हताश हो गया। कहां तो वह कोचिंग के लिए इलाहाबाद जाने के लिए सपने देख रहा था और कहां आज पिता को इलाज के लिए कोटद्वार तक ले जाने की सामर्थ्य भी उसमें नहीं है। शहर के अस्पताल के लिए पैसा कहां से आएगा। मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाने वाले पिता तो आज लाचार बीमार पड़े हैं। इलाज के लिए कोई रुपए कर्ज भी देगा तो क्यों। प्रदीप इसी उधेड़ बुन में उलझा हुआ था कि गांव के भोन लाला की नजर उस पर पड़ी तो पास आकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा प्रदीप, निराश न हो, बसंतु का इलाज मैं करवाऊंगा, जितना भी खर्चा आएगा मैं वहन कर लूंगा। सुनकर प्रदीप को लगा कि उसकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है और वह भुवन लाला के पैरों में गिर गया। भुवन लाला उसे ढांढस बंधाते
और हिम्मत देते हुए बसंतु को लेकर कोटद्वार आ गए और बसंतु को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बसंतु के कई टेस्ट करवाए। जांच में आंतों के कैंसर की बीमारी निकली। अब तो प्रदीप की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। आईएएस बनने की तमन्ना उसे दम तोड़ती नजर आने लगी थी। कितना उत्साह और उमंग था उसके मन में जिस दिन उसने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। हताशा में डूबे बेटे की आंखों को पढ़कर अस्पताल के बेड में पड़े पड़े बसंतु ने भुवन लाला की ओर लाचारगी भरी निगाहों से देखा था और खांसते खांसते कहा था, लाला जी, मेरे बेटे का क्या होगा? वह नौकरी की तैयारी के लिए इलाहाबाद जाना चाहता था। सुनते ही भुवन लाला तुरंत कह उठा, बसंतु, चिंता न कर, तेरा बेटा आज से मेरा बेटा है। मैं इसको इलाहाबाद भेजूंगा और तेरा व तेरे बेटे का संकल्प पूरा करके दिखाऊंगा। मुझ पर विश्वास रख बसंतु। यह सुन बसंतु की आंखें डबडबा गई और वह रूंधे हुए कंठ से बोला, लाला जी, आप तो मेरे परमेश्वर निकले। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। भुवन लाला ने प्रदीप की हौसला अफजाई करते हुए कहा, बेटा, तेरे बाप को कुछ नहीं होगा। तू कल सुबह ही इलाहाबाद जाने की तैयारी कर। मेरे से जितनी आवश्यकता हो उतने रुपए ले जा। अगर बसंतु की दिली तमन्ना है कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने तो मैं भी उसके इस पावन संकल्प को पूर्ण करने में उसका साथ अवश्य दूंगा। भुवन लाला की बातें सुन प्रदीप का आत्मविश्वास लौट आया और बनाया कि वह और कुछ नहीं तो अपने बीमार पिता व भुवन लाला का सपना जरूर पूरा करेगा। भुवन लाला की सलाह मानकर प्रदीप पिता को कोटद्वार में बीमारी की हालत में ही छोड़कर इलाहाबाद चला गया। बसंतु की हालत प्रतिदिन खराब होती गई और प्रदीप के जाने के 15-20 दिन बाद ही इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो चुका था। इलाहाबाद जाकर प्रदीप आईएएस परीक्षा की तैयारी में दिन रात जुट गया। भुवन लाला ने भी प्रदीप को किसी तरह की कमी नहीं होने दी। इलाहाबाद में कोचिंग की महंगी फीस से भुवन लाला की हालत भी दिन प्रतिदिन डगमगाती गई। हर माह हजारों रुपए का मनी ऑर्डर भेज भेज कर भुवन लाला की सतपुली वाली दुकान भी कब की बिक चुकी थी। गांव वालों ने भुवन लाला की डगमगाती आर्थिक स्थिति को देखकर व्यंग बाणों भरे ताने कसने शुरू किए। किसका बेटा, किसका क्या? लाला जी क्यों इतने धर्मात्मा बनते हो? पहले बसंतु लाल की बीमारी पर लाखों खर्च किए और अब उसके बेटे पर लाखों लुटा रहे हो। अरे इतना तो कोई अपनों पर भी नहीं लुटवाता। आखिर भुवन लाला का दिमाग क्यों खराब हो गया? लोगों के गले यह बात नहीं उतर पा रही थी कि भुवन लाला ऐसा क्यों कर रहा है। 2-3 साल यूं ही बीत गए और प्रदीप अभी तक किसी भी परीक्षा में नहीं निकल पाया था। किंतु भुवन लाला को प्रदीप की योग्यता पर पूरा भरोसा था, इसलिए भुवन लाला ने उसे खर्चा देना बंद नहीं किया। भुवन लाला के संकल्प व निश्चय को देखकर धीरे धीरे गांव वालों ने भी भुवन लाला के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। कहते हैं हर रात के पीछे एक सुबह जरूर छिपी होती है और हर दुख के पीछे सुख होता है। भुवन लाला की पूरी संपत्ति यदि प्रदीप की कोचिंग में समाप्त हो गई और वह प्रदीप की खातिर कंगाल बन गया था, किंतु 15 जून का सूरज उसके जीवन में उल्लास की नई किरणें लेकर आया। जब प्रदीप ने फोन पर भुवन लाला को बताया कि वह आईएएस की परीक्षा पास कर चुका है, उस दिन भुवन लाला इतने प्रसन्न होकर सबसे गले मिल रहे थे मानो उनका अपना बेटा ही आईएएस बना हो। भुवन लाला सोचता रहा कि काश आज बसंतु लाल जिंदा होता तो उसे
सीना ठोक कर बताता कि देख बसंतु, मैंने अपना संकल्प पूरा कर दिखाया है। कुछ दिनों बाद जब प्रदीप घर लौटा तो गांव वालों ने उसी घर में भुवन लाला और प्रदीप को घेर लिया। जिस घर में संकट और मुसीबत के क्षणों में उन्हें अकेला छोड़ दिया था, प्रदीप ने जब सारे गांव के सामने भुवन लाला से लिपटकर उन्हें अपना असली पिता कहकर पुकारा तो भुवन लाला की आंखें भर आई। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी में बड़ा संदेश है। हर रात के पीछे एक सुबह जरूर छिपी होती है और हर दुख के पीछे सुख होता है। कहानीकार की सफलता, कहानी की सफलता और साहित्यकार का दायित्व यही है कि वह अपनी रचना में कुछ ना कुछ संदेश जरूर दे। यह कहानी भी आज की युवा पीढ़ी को, आज के प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश देती है कि संघर्ष में, परीक्षा के समय में, संकट के समय में टूटना नहीं है, हौसला रखना है। और आज भी भुवन लाला जैसे लोग समाज में हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। पहाड़ी जीवन का संघर्ष, पहाड़ी जीवन की व्यथा कथा इस कहानी के माध्यम से दिखाई देती है। धन्यवाद। नमस्कार। आप कहानीमाला के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण कहानियां सुनते रहिए।